तो दिस इज़ अ पार्ट 2 ऑफ द पॉलिटी। इसमें हम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, बट एक कंपेरेटिव फॉर्मेट में। ऐसा नहीं होगा कि हम जस्ट प्रेसिडेंट रिवाइज कर लेंगे, वाइस प्रेसिडेंट रिवाइज कर लेंगे, नहीं। जब हम इसका इम्पीचमेंट देखेंगे, तो जब हम इसका इलेक्शन देखेंगे तो इसके इम्पीचमेंट के साथ उसको कंपेयर भी करेंगे, ठीक है। तो एक कंपेरेटिव तरीके से पढ़ेंगे ताकि वो एक्टिव रिकॉल हो सके और हम अच्छे से रिवाइज कर सके, नॉट जस्ट टू कंप्लीट इट, ओके, जस्ट बिफोर एग्जाम। और बाकी आगे आने वाली वीडियोज़ में इमरजेंसी और पार्लियामेंट के भी अलग से सेशन करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट सबसे पहली बात 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, ठीक है, एंड क्वालिफाइड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ लोकसभा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मेंबर ऑफ लोकसभा की क्वालिफिकेशन की बात की गई है, ठीक है, इलेक्टेड एज अ। अगर इसी में तुम यहीं पे हम कंपेयर करते हैं, अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो उसको लक्ष्मीकांत में लिखा गया है, लेट मी शो यू। हाँ, ये देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि ही शुड बी क्वालिफाइड एज एन इलेक्शन फॉर एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखो यहाँ ओनली नहीं लिखा है, लेकिन यू कैन सी कि राज्यसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की बात की जा रही है ना। तो क्वालिफाइड होना चाहिए ये राज्यसभा के लिए, और प्रेसिडेंट का भी हमने क्या देखा, लोकसभा। दैट इज़ द कंपेरेटिव स्टडी आई एम टेलिंग यू अबाउट, कि ऐसे ही याद रहेगा एग्जाम से पहले में, ठीक है। यही हमारा गोल है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करें तो इनडायरेक्ट होता है कि डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। अब इसका इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है। सबसे पहली बात, इनडायरेक्ट क्यों होता है, डायरेक्ट क्यों नहीं होता है, इसके लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। टू मेंटेन द हार्मनी विद द पार्लियामेंट, रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के बीच में डिफरेंस रखने के लिए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है सिर्फ प्रेसिडेंट। और डायरेक्ट इलेक्शन में टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और एनर्जी कंज्यूमिंग भी होती है, ठीक है। तो ये एक फिलोसफिकल पॉइंट हो गया इसका। तो अब हम चलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज पे। तो इलेक्टोरल कॉलेज में देखो सब इलेक्टेड मेंबर ही हैं, चाहे वो स्टेट असेंबली के हों, चाहे यूटी के हों, ठीक है, और चाहे वो पार्लियामेंट के हों। लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर, देखो यहाँ पे लिखा है नॉमिनेटेड मेंबर डू नॉट वोट और पार्टिसिपेट, इसमें नहीं करते हैं, ठीक। सेकंड, चलो यहीं पे हम कंपेयर करते हैं जो मैं कह रहा था कि इम्पीचमेंट के टाइम पे फिर क्या होता है। इम्पीचमेंट के टाइम पे क्या है, कोरम डिफरेंट होता है। तो चलो हम देखते हैं, वेयर इज इम्पीचमेंट, एक सेकेंड। हाँ, ये देखो, इम्पीचमेंट में देखो क्या होता है, यहाँ पे लिखा है साफ साफ, ठीक, लिखा है नॉमिनेटेड मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट। तो इसका मतलब प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होगा, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो नॉमिनेटेड मेंबर नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, लेकिन इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। और देखो सेम बात, और जो यूटी के इलेक्टेड मेंबर्स हैं और स्टेट्स के इलेक्टेड मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो देखो इसको याद रखने का मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, क्योंकि इलेक्शन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो इसमें क्या होगा, स्टेट और सबके इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन इम्पीचमेंट में थोड़ा हम कम ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले हम इलेक्ट कर चुके हैं ना, तो उनको, तो स्टेट्स के मेंबर नहीं वोट करते हैं, ठीक है, और बाकी नॉमिनेटेड को उनकी जगह पे हम ले लेते हैं। तो बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो देखो हमने इसको कंप्लीट कर लिया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी में कहाँ पे थे हम, ठीक है। अब अगर मान लो कि इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट का और असेंबली कहीं की डिसॉल्व है, तो इससे कोई मैटर नहीं पड़ता है, ठीक है। वेयर द असेंबली इज डिसॉल्व मेंबर सीज टू बी क्वालिफाइड टू वोट, ठीक है। उनके बाद में वोटिंग, ऐसा नहीं कि बाद में फिर से उनसे वोटिंग ली जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट देयर शैल बी ए यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। इसीलिए स्टेट एज अ होल और यूनियन टेरिटरी इनके भी वोटिंग ली गई है प्रेसिडेंट में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला हम देख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। चलो एक चीज़ और दिखाता हूँ। जो इलेक्शन होते हैं जैसे लोकसभा, लोकसभा में जो इलेक्शन होते हैं वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होते हैं, ठीक। और राज्यसभा में जो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखो लिस्ट सिस्टम भी एक होता है, ठीक है। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तुमने बहुत सुना है, ये कौन कौन एलिजिबल होते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में। तो देखो, प्रेसिडेंट का सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक। तो इन चार लोगों का किस में होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होता है, ठीक है। अच्छा, लक्ष्मीकांत में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दी गई है जिसको मैक्सिमम लोग मिस कर जाते हैं, वो ये है कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ये एक मिस नोमर है। मतलब इंडियन कंटेक्स में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऐसा लिखना ये सूटेबल नहीं है। अभी हम पढ़ाएंगे जहाँ पे एग्जैक्टली ये वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। तब तक हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। तो ये सब बातें हो गई, सारे एमपीज़ का सेम वोट है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं। देखो सिंपल, ये हम पढ़ा चुके, भी बता दिया, सिंपल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट से होता है, फिक्स कोटा ऑफ वोट
कैंडिडेट सिक्योर करता है। दिस सिस्टम इंश्योर्स दैट अ सक्सेसफुल कैंडिडेट रिटर्न टू एब्सोल्यूट मेजोरिटी विद वोट्स। ठीक, तो ये तो हमने फॉर्मूला देख लिया। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स होंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, वो सारे सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ठीक है, इन डिसीजंस को, और इनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। अब देखो, सेम चीज़ इलेक्शन में भी है, जो कंट्री में इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ईसीआई के पास अनलिमिटेड पावर है। तो जब कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट होगा तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। ठीक, लेकिन सेम चीज़ हम कंपेयर करके पढ़ाते हैं डीलिमिटेशन कमीशन में। ठीक, डीलिमिटेशन कमीशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो चलो अभी देखते हैं आगे, वो जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो बात करेंगे। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कांट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वॉज इनकम्प्लीट। ठीक है, इस ग्राउंड पे नहीं हम चैलेंज कर सकते हैं। ठीक, चलो, इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड वॉइड, अच्छा तुम मान लो सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया, इस पर 2023 में क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तब क्या होगा? जैसे मान लो कि आज डेट 29 मई 2023, ठीक, इस दिन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया, तो इससे पहले प्रेसिडेंट तो पहले बैठ चुका था चेयर पे। ठीक है, अभी तो चैलेंज चल रहा था ना, कोर्ट में केस चल ही रहा था। तो अब तक उसने जितने डिसीजन लिए हैं 29 मई से पहले, मतलब कि 28 मई तक, ठीक है, वो सारे डिसीजन वैलिड रहेंगे हमेशा के लिए। ऐसा नहीं होगा जो पिछले डिसीजन होंगे उनको भी हम इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे। अब 29 मई के बाद के जितने भी डिसीजन होंगे वो वॉइड हो जाएंगे। इसी पे इन्होंने क्वेश्चन में कंफ्यूज किया था एग्जाम में। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया था, यहाँ पे लिखा है द एक्ट्स डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ द सच डिक्लेरेशन जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर नॉट इनवैलिडेटेड, कंटिन्यू बिट रिमेन इन फोर्स। ठीक है, आफ्टर जो जजमेंट के बाद जो हमारी, हमने अगर मान लो कोई एक्ट किया तो उस वो वैलिडेट रहेगा। वो सॉरी, 29 मई के बाद अगर हम कोई एक्शन या अथॉरिटी या कोई भी ऑर्डर देंगे तो उसका वैलिडिटी नहीं रहेगी, उसके पहले वाले रहेगी, क्योंकि अब तो हम प्रेसिडेंट रहे नहीं ना, कोर्ट ने हमारा इलेक्शन ही बता दिया कि वॉइड था। तो ये तो चलो हो गया। प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोटिंग राइट्स ये सब पढ़ चुके हैं। एक्स्ट्रा में देख लेते हैं, हाँ, मिस नोमर वाली बात चलो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पॉइंटेड आउट द एक्सप्रेशन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन इज अ मिस नोमर। मिस नोमर का मतलब ये होता है कि कहा जा रहा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, लेकिन है नहीं। क्यों? अब इस पे एमसीक्यू बन सकता है। बिकॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम उस जगह पे होता है जहाँ पे एक या दो सीट फिल करनी होती है। यहाँ पे तो सिर्फ प्रेसिडेंट की सीट फिल हो रही है, इसीलिए इसको प्रेफरेंशियल या अल्टरनेटिव वोट सिस्टम कहा जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि अब ये पहले से दिया हुआ है तो हम इसी को मानते हैं। ठीक है, सेम चीज़ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के साथ भी है, बिकॉज एवरी वोट हैज़ अ प्लूरल वैल्यू। ठीक, तो ये सिर्फ एक पॉइंट था, तो आई थॉट कि बता देना चाहिए क्योंकि लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। कंडीशन पढ़ना, यू शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस। सेम चीज़ है वाइस प्रेसिडेंट के साथ तरह, मतलब मेंबर से रिजाइन करना पड़ता है, मेंबर नहीं रह सकते बाद में। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हो सकता, ये सब बातें हैं। प्रेसिडेंशियल प्रिविलेज ऑफ इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी आप रीड कर लेना क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जैक्ट रिवीजन करने के लिए। तो देखो, इम्यून होता है क्रिमिनल से 2 मंथ की नोटिस देनी पड़ती है क्रिमिनल सिविल प्रोसीडिंग के लिए। ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है उसके खिलाफ। ठीक है, इम्यून होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती। तो देखो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग हम नहीं चला सकते, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग चला सकते हैं, बट 2 मंथ्स की नोटिस के बाद। ठीक, टर्म 5 साल का होता है। रिजाइन करता है टू वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट को लेटर दे करके। प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट है, कांट होल्ड ऑफिस बियॉन्ड इट्स टर्म अंटिल सक्सेसर अज्यूम चार्ज। तो इसका मतलब कई बार लिख के आता है ना कि प्रेसिडेंट, अगर मान लो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन अब मतलब टर्म खत्म हो गया तो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा। नहीं, अगर प्रेसिडेंट का टर्म खत्म हो गया है तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि उसके टर्म खत्म होने से पहले पहले आप री इलेक्शन करवा लें। लेकिन अगर ऐसा कोई केस होता है जैसे इमरजेंसी वगैरह हुई, नेशनल इमरजेंसी जिसमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो अपना चार्ज अज्यूम करे रहेगा। ठीक है, जब तक नया इलेक्ट होकर नहीं आता। ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, अमेरिका में सिर्फ 2 ही बार बन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बराक ओबामा को याद रख सकते हैं आप, वो 2 बार बने हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन द ईदर हाउस, तो दोनों हाउस में इनिशिएट कर सकते हैं। चलो कंपेयर करके पढ़ते हैं। क्या वाइस प्रेसिडेंट का कहाँ पे इनिशिएट होता है? वाइस प्रेसिडेंट का सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इनिशिएट हो सकता है। ठीक, क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक, तो रेजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट 2/3 मेजोरिटी पास होना चाहिए टोटल मेंबर ऑफ द हाउस।
ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेट होगा, इसमें पार्लियामेंट क्वाजी जुडिशियल पावर के साथ होगी, मतलब कि वो इन्वेस्टिगेट करेगी उनके ऊपर, फिर से 2/3 मेजोरिटी से वो टोटल पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई। बहुत कॉम्प्लेक्स है, कभी नहीं होने वाला इम्पीचमेंट, क्योंकि बहुत टफ प्रोसेस है। तो वैकेंसी की तरफ चलते हैं। वैकेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। इन द केस ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ टर्म्स, देखो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है एक प्रोविजन ऑफ इंटरग्यूनम। ठीक है, इंटरग्यूनम का मतलब क्या होगा कि जो एक कंटिन्यूटी रहनी चाहिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो नहीं पाया और प्रेसिडेंट की सीट खाली रह गई, ठीक। तो इसके लिए एक इंटरग्यूनम की स्टेट दी हुई है। तो इसमें देखो, व्हेन द वैकेंसी ड्यू टू एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, इलेक्शन ऑफ न्यू प्रेसिडेंट हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन, ठीक। तो एक्सपायरेशन के बिफोर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना चाहिए। तो वाइस प्रेसिडेंट को कब मौका नहीं मिलेगा इनकी सीट ज्वाइन करने का, वो देखो, नो प्रोविजन फॉर वाइस प्रेसिडेंट। तो इंटरग्यूनम इस अगर इलेक्शन की बात आ रही है तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट होकर के आएंगे उनकी जगह पे। मतलब इफ द न्यू इलेक्शन कांट बी हेल्ड फॉर सम रीजन, ओल्ड प्रेसिडेंट कंटिन्यूज टू होल्ड द ऑफिस, सेम बात आ गई। अब देखो, तो इसका मतलब वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। लेकिन कब कब मिलेगी? रेजिग्नेशन के टाइम पे मिलेगी, रिमूवल के टाइम पे मिलेगी, डेथ और एक्सेट्रा, मतलब डेथ वगैरह के टाइम पे मिलेगी। तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट अंटिल द न्यू प्रेसिडेंट इलेक्टेड विद इन 6 मंथ। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कोई अनसीन इशू था तब इनको मौका मिला। जो चीज़ पहले से पता होने वाली है उसके लिए थोड़ी नहीं मिलेगा, ठीक। इस तरह से याद रख सकते हो। फ्रेश इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड फॉर द न्यू प्रेसिडेंट मस्ट होल्ड ऑफिस इन 6 मंथ। न्यू प्रेसिडेंट विल एंजॉय फुल टर्म। तो न्यू प्रेसिडेंट फुल टर्म एंजॉय करेगा। चलो इसको पंचायती राज से करते हैं कंपेयर। पंचायती राज में अगर जो टर्म से पहले अगर एक्सपायर हो जाती थी तो दोबारा जब पंचायत इलेक्शन होते थे और होके आती थी, तो जो बचा हुआ टर्म है, मान लो कि 3 साल पहले हो गई थी, तो 3 साल जो बचे हुए हैं, ठीक। तो इतने ही टर्म के लिए पंचायत वो रहती थी पावर में। उसके बाद जब फिर से ये हो जाते थे 3 साल कंप्लीट, तब फिर से नहीं होती थी, अब इसके बाद पूरे 5 साल का टर्म था, ठीक है। इस तरह से होता है, ठीक। चलो प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें देख लेते हैं। फिफ्थ में होता है तो ठीक है। हाँ, 74 का था, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस टू सच एन एडवाइस, ठीक है। ये एडवाइस बाइंडिंग होगी, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था, ये याद रखना, ठीक है। इलेक्शन देख लिया है, विटो पे देख लेते हैं। विटो 111 आर्टिकल में आती है हमारे पास है, एब्सोल्यूट विटो, सस्पेंसिव विटो, पॉकेट विटो, ठीक है। और सब में सिंपल देखो बताते हैं। एब्सोल्यूट विटो में हमें पता है कि जैसे हमने कि किसी उस पर एब्सटेन कर दिया, अब वो दोबारा एक्ट के लिए पास होने के लिए नहीं जाएगा पार्लियामेंट के पास। हमारे पास कोई एक्ट आया, हमने उस पर एब्सोल्यूट विटो कर दिया, तो ठीक है, वो वापस नहीं जाएगा। सस्पेंसिव में क्या होगा, वो दोबारा से पार्लियामेंट के पास जाएगा कि वो दोबारा दोबारा से उस बिल को पास करके भेजे, ठीक। पॉकेट विटो मतलब हमने अपनी पॉकेट में रख दिया। कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी डेट लिमिट नहीं बताता है कि कब तक डिसाइड करना है। चलो सेम जगह कंपेरेटिव रिकॉल करो, उसके केस में क्या था, जो 10th शेड्यूल में है, अ, जिसमें स्पीकर को, सॉरी, जो स्पीकर होता है, स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, तो उसको क्या करना होता है, लोकसभा, तो उसको ये जज करना पड़ता है कि कोई चीज़ डिफेक्शन है कि नहीं। हाँ याद आया, डिफेक्शन 10th शेड्यूल, ठीक है। तो डिफेक्शन के लिए भी उसके पास भी डिसाइड करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। तो यही तो बोन ऑफ कंटेंशन है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो बीजेपी के ही उसका हो और डिफेक्शन हमें करना हो, तो वो टाइम लिमिट दी गई है। तो क्योंकि यहाँ पे मेलाफाइड इंटेंशन हो सकते हैं, क्योंकि वो उन्हीं की पार्टी से एसोसिएटेड हो स्पीकर, तो वो डिसाइड ही नहीं करते हैं, पड़ी रहती है एप्लीकेशन। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। सस्पेंसिव, ओ सॉरी, पॉकेट विटो वाला। तो पॉकेट विटो 24th अमेंडमेंट एक्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ऑब्लिगेटरी है टू गिव असेंट। तो याद रखो, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 24th अमेंडमेंट एक्ट, 44th से क्या कहा गया था, रिकॉल करो। चलो दिखाते हैं। कैन सेंड द रिकन्सिडरेशन फॉर सेकेंड टाइम। अब इस बार बाइंडिंग होगी, मतलब अगर मान लो कोई भी एडवाइस दी गई और इन्होंने कहा कि नहीं, इसको रिकन्सिडर करी जाए, तो रिकन्सिडर करने के बाद दोबारा जब जाएगी इनके पास, तो ये बाइंडिंग होगी, इनको करनी पड़ेगी, ठीक। ये 44th में हो गई। 24th में क्या हुआ कि पॉकेट विटो आप नहीं एक्सरसाइज कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, ठीक। तो ये तो हो गया। तो चलो गवर्नर का प्रेसिडेंट देखते हैं। गवर्नर में उस या तो असेंट देगा या तो नहीं देगा, या तो
रीसेंड कर देगा या फिर रिजर्व कर लेगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास भी ये ऑप्शन है, या तो एक्सेप्ट एसेंट देगा या तो नहीं देगा, ये रीसेंड कर देगा। इफ़ अगेन पास नॉट ऑब्लिगेटरी टू गिव असेंट, ठीक है, ऑब्लिगेटरी नहीं है टू गिव असेंट। ऑर्डिनेंस में देखते हैं आर्टिकल नंबर 123, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस। रिसेस के टाइम पे ही ऑर्डिनेंस होता है, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इसमें मतलब एडवाइस देते हैं गवर्नर को, उसको प्रेसिडेंट को। कैन प्रोमulgate ही सेटिस्फाइड, तो कूपर केस यहाँ पे है इंपॉर्टेंट, 44th अमेंडमेंट और डीसी वर्धन केस। इसमें क्या था कि जो इनका ऑर्डिनेंस है इसको कोर्ट में नहीं जज किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्वेश्चन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मेलाफाइड इंटेंशन हो सकती है पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तभी 44th अमेंडमेंट यहाँ पे ला गया था कि हाँ क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम मर्सी पिटीशन की बात करते हैं, लास्ट टॉपिक। आर्टिकल 72 और 161 डील करता है। 161 गवर्नर, 72 प्रेसिडेंट। इन केस ऑफ यूनियन लॉ, कोर्ट मार्शल, डेथ सेंटेंस, ठीक है, इसमें सिर्फ प्रेसिडेंट देखते हैं, ठीक है। तो पावर देख लो, इसको इसी ऑर्डर में याद रखना ताकि याद रहे। रिस्प्राइव, रिस्पाइट, रेमिट या रिमिशन, कम्यूटेशन, पार्डन, तो याद रखना, ठीक है। ठीक है, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म बना लेना आसानी से तो याद हो जाएगा। तो रिस्पाइव में क्या होता है, डिले इन बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इसमें क्या होगा, सेंटेंस को लेस कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या, रिड्यूस नंबर ऑफ, मतलब इसमें कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन रिड्यूस कर देंगे 16 to 10 ईयर्स, ठीक। रिस्पाइट में जो लेसर सेंटेंस है उसका मतलब है जैसे मान लो कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, ठीक है, तो उसका स्पेशल केसेस में देते हैं रिस्पाइट, ठीक। कम्यूटेशन का मतलब इसमें तो सेंटेंस का कैरेक्टर भी चेंज कर देते हैं, जैसे जेल, डेथ, लाइफ डेथ को हमने जेल सेंटेंस बना दिया पूरी लाइफ के लिए। पार्डन सिर्फ प्रेसिडेंट देते हैं कि सारे चार्ज ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक, और डेथ में भी पार्डन, ठीक है। राजीव गांधी असासिनेशन केस और शत्रुघ्न सिन्हा केस, इसमें कई टाइम तक वो मतलब रखे रहे थे अपने पास, पार्डन उन्होंने दी नहीं थी मर्सी पिटीशन में, तो इसलिए बोला गया कि डिस्क्रिशनरी पावर नहीं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है, इसलिए जल्दी जल्दी दी जानी चाहिए, बहुत टाइम तक आप रोक नहीं सकते मर्सी पिटीशन के नाम पे। क्योंकि देखो प्रेसिडेंट के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं होती है, ही हैव ओनली सिचुएशनल डिस्क्रिशन। कौन कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर होती है प्रेसिडेंट की, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, जब कोई पार्टी मेजोरिटी में ना हो तो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ठीक। रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, व्हेन नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास, तभी वो डिसॉल्व कर देते हैं बिना पूछे। अब क्या आप सीएम से पूछ के, पीएम से पूछ के डिसॉल्व करेंगे क्या। अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम व्हेन नो पार्टी हैव द क्लियर मेजोरिटी, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इनडायरेक्ट इनका भी इलेक्शन होता है। इसमें क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के केस में बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर वोट करते हैं, ठीक है, और स्टेट असेंबली वोट नहीं करती हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो अगर ये कंप्लीट हो गया है तो लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक, और सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोस। फिर आगे हम देखेंगे इलेक्शन, ये सब हो गई हमारी, हम इमरजेंसी वगैरह देखेंगे, ठीक है, इमरजेंसी और पार्लियामेंट को कंपेयर करके हम पढ़ लेंगे, ठीक। होप यू लाइक इट।